गांव का जमींदार एक बड़े से बिजनेसमैन के साथ गांव में आता। मुखिया जी, इसका नाम संजय है। ये शहर के बड़े बिजनेसमैन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जमींदार, तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? देखिए मुखिया जी, ये हमारे गांव में कपड़ों का फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। इससे हम गांव वालों का क्या फायदा होगा? अगर इस गांव में कपड़ों का फैक्ट्री बन जाएगा तो गांव वालों को रोजगार आसानी से मिल जाएगा। जमींदार बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। हमारी फैक्ट्री से इस गांव को कोई परेशानी नहीं होगा। मुखिया जी, इसके लिए इन्हें पेपर पर गांव वालों के अंगूठे के निशान चाहिए। तुम जानते हो जमींदार, मैं कोई भी काम लोगों के बिना पूछे नहीं किया करता। तो ठीक है मुखिया जी, हम दोनों फिर कल आपसे मिलने आएंगे। मुखिया सीधे गांव वालों के पास चला गया। अरे मुखिया जी, आपने हम गांव वालों को यहाँ क्यों बुलाया है? मुखिया ने सारा बात बताया। आप सबका क्या राय है? मैं यही जानने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया हूँ। उस समय हरीश सबसे ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा था। वैसे उनका सुझाव खराब नहीं है। अगर हमारे गांव में कपड़ों का फैक्ट्री बन जाए तो लोगों को दूसरे गांव शहर जाने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन हरीश, अगर गांव में फैक्ट्री बन गया तो गांव मुसीबत में न आ जाए। आपका बात समझा नहीं। मैंने सुना है जहां भी फैक्ट्री बनाया जाता है वहां की जगह खाली करा दी जाती है। आपका बात बिल्कुल सही है। अगर इससे हमारे गांव पर कोई भी परेशानी आएगा तो हम सब इससे बनने नहीं देंगे। अगर फैक्ट्री बन गया तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस मुद्दे पर गांव वाले विचार करने लगे। फिर कल मुखिया जमींदार के पास गया। मुखिया के साथ हरीश और कुछ गांव वाले थे। मुखिया जी, आपने क्या सोचा? जमींदार साहब, फैक्ट्री बनने से हमारे गांव के लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा। हाँ भाई, सबको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपको ये विश्वास देना होगा कि फैक्ट्री बनने से हमारे गांव में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आना चाहिए। अरे नहीं नहीं हरीश भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब फैक्ट्री बनकर तैयार होगा तो हमारे सारे गांव वालों को रोजगार मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश गांव खाली करवाना पड़ा तो हम इस गांव के लोगों को दूसरे जमीन देंगे और साथ के साथ पक्के मकान बना कर देंगे और सारा सुख सुविधा भी उपलब्ध करवा देंगे। ये सब सुनकर मुखिया और हरीश और उनके साथ आए लोग बहुत खुश हो गए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है जमींदार, तो फिर देर किस बात की मुखिया जी? ये पेपर लीजिए और सारे गांव वालों को अंगूठे की निशान इस पेपर पर लगवा कर हमें दे दीजिए। जैसे ही पेपर वाला काम हो जाएगा वैसे ही हमारा फैक्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। मुखिया कागज लेकर वहां से चला गया और सारे गांव वालों से अंगूठे का निशान ले लिया और पेपर लेकर मुखिया और हरीश जमींदार के पास गया। मुखिया वह पेपर जमींदार को दिया। देखो जमींदार, पूरे गांव के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके इस कागज पर अंगूठा लगा दिया है। मुखिया जी, अब आप निश्चित रहिए। अब जो करना होगा वह हम देख लेंगे। जमींदार साहब, गांव वालों के साथ धोखा मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम हरीश? मैंने जो वादे किए हैं मैं उसे जरूर निभाऊंगा। आखिर मैं भी तो इसी गांव का हूँ ना। मुखिया और हरीश जमींदार के घर से जाने लगे। वे जा ही रहे थे कि तभी एक ट्रक हरीश को टक्कर मार कर चला जाता। अरे नहीं, ये क्या हो गया? उधर हरीश की पत्नी को रो रो कर बुरा हाल हो गया। रो मत राधा, होने को कौन टाल सकता है। मेरे पति सोते जागते गांव की तरक्की के बारे में सोचते रहते हैं और तरक्की का दिन देखने से पहले वो संसार छोड़कर चले गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया। एक दिन गांव वाले अचानक मुखिया के पास पहुंचे। अरे मुखिया जी, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। जमींदार ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। आपने जिस पेपर पर हम गांव वालों से अंगूठे के निशान लिया था, उस पेपर के सहारे गांव वाले हमारी जमीन छीन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाकर जमींदार से बात करता हूँ। मुखिया तुरंत घर से बाहर निकला और जमींदार से, जमींदार तुम ये क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ मुखिया जी। जिस पेपर पर गांव वाले अंगूठे का निशान लगाया था उससे लोगों का जमीन मेरा हो गया
और तो और आप सब मेरे इरादे को समझ ही नहीं पाए। हम बिजनेसमैन हमेशा किसी काम को पूरा करने के लिए अक्सर बड़े बड़े वादे किया करते हैं और तुम जैसे बेवकूफ इंसान हमारे झांसे में आ ही जाते हो। मुखिया जी, इस गांव के लोगों को जमीन नहीं मिलने वाला। सारे लोग पेपर पर अंगूठा लगाया है जिस पर साफ साफ लिखा था ये सब अपनी मर्जी से उनकी सारी जमीनें मेरे नाम कर रहे हैं। तुम गांव वाले यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में सबकी भलाई है। संजय और जमींदार दोनों मिलकर गांव वालों को वहाँ से भगा देता। ये सब हरीश के कारण हुआ है, अब हम सब कहाँ रहेंगे। अचानक तभी वह जगह गांव में बदल जाता और वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध था। खेती करने के लिए जगह, नदी, तालाब, बहुत कुछ था। अरे ये इतने सारे घर कहाँ से आ गए? मुखिया जी, यहाँ हमारे गांव से भी बहुत अच्छे अच्छे घर हैं। गांव वाले बहुत खुश हो गए। वे सब उसी जगह अपना जीवन गुजारने लगे। उधर जमींदार और संजय अपने किए की फल मिल जाता है। एक बार रामपुर गांव में गर्मी बहुत हो गया जिससे नदी तालाब सूखने लगे थे। बरसात का मौसम भी आ गया लेकिन वर्षा का एक भी बूंद नहीं हुआ। रामपुर गांव वाले बहुत परेशान हो गए। उन्हें पानी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा था। पता नहीं हमारे गांव को कौन सा श्राप लगा है। बरसात का मौसम खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक पानी का एक बूंद आसमान से नहीं गिरा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इससे पहले हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारा गांव पहले कितना सुंदर था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और नदी, तालाब पानी से भरा हुआ था। उस समय हमारे गांव की खूबसूरती देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे। अब तो हमारे गांव में खाने के लिए अनाज भी खत्म होने वाला है। अब तो ईश्वर ही हमारे गांव की मदद कर सकते हैं। तभी एक साधु उसी गांव में आते हैं। साधु सुरेश के घर आते हैं। हे बालक, मैं साधु कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा, हमारे पास बहुत ही कम अनाज बचा है। मेरे घर में एक दिन खाना बनता है तो उसे मैं 2 दिनों तक खाता हूँ क्योंकि हमारे गांव में सूखा पड़ गया है। ये सब सुनकर साधु बाबा खाली हाथ वापस जाने लगते। साधु बाबा बोल रहे थे कि वह बहुत दिनों से भूखे हैं, पता नहीं कितने दिनों से भूखे हों। हमें उनको कुछ दे देना चाहिए। रुक जाइए बाबा, मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। उसके घर जो कुछ भी राशन था वह साधु को दे दी। ईश्वर तुम सबका भला करे और इस गांव की परेशानी दूर करे। ऐसा बोलकर साधु बाबा फिर दूसरे के घर चले जाते। उनके घर में भी जो कुछ भी राशन था वह साधु बाबा को दे दिया। फिर इसी तरह साधु बाबा गांव के सभी घर घर जाते। शाम में साधु बाबा पूरे गांव से भिक्षा लेकर चले जाते। सुबह हो जाता। अब गांव के किसी भी आदमी के पास खाने के लिए एक दाना नहीं बचा। भाइयों, हम लोगों में से किसी के पास एक अनाज का दाना नहीं बचा। हाँ भाइयों, हम सभी ने सारे अनाज उस साधु बाबा को दे दिया। आप सब मेरा बात मानो तो सब कुछ छोड़कर हम सब कल सवेरे दूसरे गांव चले जाएं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। मुझे भी यही लगता है कि हम सबको इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने की सोच लेते। जैसे ही सुबह होता है गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था। सारे खेत में फसल लगे हुए थे, मानो कि कभी गांव में सूखा पड़ा ही नहीं हो। रामपुर के लोग वहां के नज़ारे देखकर सभी चकित हो गए। अब उन गांव वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं था। सभी के पास बोरे भरकर अनाज, पानी। ये तो सचमुच ईश्वर की कृपा है हमारे गांव पर। वे साधु सबके घर से सारे अनाज ले गए। हमें तो लगता है ये उन्हीं साधु का कमाल है।